Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have not watched the previous videos, you can click on the I button given above. And today we are going to study transition and inner transition elements. This is topic number 9 from Maharashtra State Board Syllabus Standard 12th. The topics to be covered in this chapter with this many. Out of this, we are done with few of the topics. And if you have missed those videos, you can click on the I button above. So today we are actually going to deal with the properties of lanthanoids and their applications. So these are the two topics that we are going to deal today with in this video, that are properties of lanthanoids and application. And the topics from introduction till properties of F block elements we are already done, and you can click on the I button above, see those videos and come back to this video. So let's begin with properties of lanthanoids. So lanthanoids are actually the first series of F block element. तो F block element दो सीरीज से बने हुए हैं. तो आप पीरियोडिक टेबल के नीचे वाले पार्ट में देखोगे तो दो पीरियड्स दिखेंगे आपको, और वो दोनों भी है F block element. उसमें से जो फर्स्ट वाला सीरीज है उसे कहते हैं lanthanoids. आज हम उसके प्रॉपर्टीज देखेंगे. So, lanthanoids are soft metals with silvery white color and moderate densities of नियरली 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो सारे लैंथोनाइड्स एक्चुअली मेटल्स हैं. वो सॉफ्ट इन नेचर होते हैं, उनको एक सिल्वरी वाइट कलर होता है और उनकी डेंसिटी मॉडरेट है. ठीक है, बट देयर कलर एंड ब्राइटनेस रिड्यूसेस ऑन एक्सपोजर टू एयर. जैसे ही ये लैंथोनाइड मेटल्स एयर के कांटेक्ट में आते हैं, उनका कलर और ब्राइटनेस रिड्यूस हो जाता है. जैसे कि मैंने बताया ये मेटल्स हैं, सो देयर आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि सारे मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ही होते हैं. एक्सेप्ट फॉर प्रोमेथियम ऑल आर नॉन रेडियो एक्टिव इन नेचर. लैंथेनॉइड सीरीज में सिर्फ एक ही मेटल है जो रेडियो एक्टिव है. रेडियो एक्टिव मतलब जो गामा बीटा अल्फा रेज इमिट कर सकता है. तो सिर्फ एक ही मेटल है, वो है प्रोमेथियम, और उसके अलावा सारे नॉन रेडियो एक्टिव इन नेचर है. तो ज़्यादातर ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के MCQ के लिए आता है, which of the metal from the lanthanoid series are radioactive, that is promethium. ठीक है, the atomic and ionic radii decrease from lanthanum to lutetium and this is called as lanthanoid contraction. तो इस वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे ये क्यों होता है, क्यों एटॉमिक रेडियाई और आयोनिक रेडियाई लैंथेनम से लुथेनियम की तरफ मूव करते वक्त कम होती जाती है. ठीक है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो आयोनिक और एटॉमिक रेडियाई क्यों कम होता है ये हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं. बट आपको अभी के लिए ध्यान रखना है, जब भी हम ये सीरीज में लैंथेनम से लुथेनियम की तरफ मूव करेंगे, एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई डिक्रीज होगा, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिक्रीज होना. तो जैसे ही लैंथेनम से लुथेनियम की तरफ मूव करोगे, दैट इज फ्रॉम द लेफ्ट टूवर्ड्स द राइट इन पीरियोडिक टेबल, तो आपका एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. नेक्स्ट थिंग, इन जो लैंथेनाइड्स हैं उनमें वेरी गुड प्रॉपर्टी होता है वाटर के साथ बाइंड करने के लिए, और बहुत ईजिली वाटर के साथ बाइंड कर पाते हैं. such that water is often found in products when isolated from aqueous solution. जब भी लैंथेनाइड्स को आप एक्वस सोल्यूशन से आइसोलेट करोगे, आपको हमेशा वाटर एज अ प्रोडक्ट एक मिलेगा ही, मतलब बाइंड किया हुआ हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में आपको लैंथेनाइड मिलेगा, क्योंकि वाटर बहुत ईजिली लैंथेनाइड्स के साथ बाइंड कर पाता है. नेक्स्ट कॉमन प्रॉपर्टी है कि कोऑर्डिनेशन नंबर आर यूजुअली ग्रेटर देन 6. लैंथेनाइड्स एलिमेंट के कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादातर 6 से ज़्यादा ही होते हैं, जैसे 8, 9 एंड अप टू 12. तो इतना हाई कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड ये लैंथेनाइड्स बना सकता है. यदि आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पता नहीं है तो आप मेरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर नंबर 10 के वीडियो में जाके देख सकते हो.
द लैंथेनॉइड्स आर स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कौन से एलिमेंट्स दिखाते हैं? जो एलिमेंट्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो एलिमेंट्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं सिर्फ वही पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं। और लैंथेनॉइड्स आर स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक मतलब उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे गैडोलियम बिकम्स फेरोमैग्नेटिक बिलो 16 डिग्री सेल्सियस। द अदर हैवियर lanthanoids, okay, they are terbium, okay, holmium, erbium, thulium, yttrium become ferromagnetic at much lower temperatures। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक मतलब स्ट्रांगली मैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक मतलब वीक मैग्नेटिज्म होता है, फेरोमैग्नेटिक मतलब स्ट्रांगली मैग्नेटिक। और ये लैंथेनाइड्स कंपाउंड एक्चुअली स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक होते हैं, बट लोअर टेम्परेचर पे कुछ कंपाउंड्स, कुछ मेटल्स इनमें से, नॉट कंपाउंड, कुछ मेटल इनमें से स्ट्रांगली मैग्नेटिक हो जाते हैं और उन्हें हम कहेंगे फेरोमैग्नेटिक। तो लैंथेनॉइड कंपाउंड फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी दिखाते हैं एट लोअर टेम्परेचर। मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज आर लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ एनवायरनमेंट। तो जो लैंथेनॉइड्स सीरीज हैं और लैंथेनॉइड्स एलिमेंट्स हैं, उनके मैग्नेटिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज एक्चुअली एनवायरनमेंट पे डिपेंड नहीं करते, वो उनके खुद के प्रॉपर्टीज होते हैं। नाउ वी मूव टुवर्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। So the electronic configuration of lanthanides is Xe 4f0 to 14, 5d0 to 2 and 6s2। So this is very important to remember। ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर लैंथेनॉइड्स। Xe 4f0 to 14, 5d0 to 2 and 6s2। Now this is because 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10 and 5p6 is actually electronic configuration of xenon। और इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बजाय इसे कॉम्पैक्ट कर दिया गया है जियोन में, क्योंकि सारे लैंथेनाइड्स में ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉमन प्रेजेंट है, तो उसे कॉमन एक ही एलिमेंट में कॉम्प्रेस कर दिया गया है, वो जियोन। जियोन लिखते ही समझ जाना है कि ये सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका आगे 4f के आगे प्रेजेंट है। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दिया गया है जियोन 4f0 to 14, क्योंकि f का यहाँ पे कैपेसिटी 0 to 14 है, देन 5d0 to 2 एंड 6s2। अब द लैंथेनॉइड्स इन्वॉल्व ग्रेजुअल फिलिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल। लैंथेनॉइड्स में क्या होता है, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में होगा ग्रेजुअल फिलिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल। मतलब फर्स्ट वाले लैंथेनाइड सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट में होगा 0 इलेक्ट्रॉन, दैट इज लैंथेनम, और उसके बाद आप जब मूव करोगे नीचे की तरफ तो एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता रहेगा, F1, F2, F3, F4 till F14। The energies of 5d and 4f orbitals are very close। तो एक्चुअली क्या होता है, एनर्जी ऑफ दिस 4f एंड 5d एनर्जी ऑर्बिटल का जो एनर्जी लेवल है बहुत ही क्लोज है। ऐसा है कि 4f इज़ वेरी स्लाइटली हायर इन एनर्जी देन 5d। बहुत कम फर्क है दोनों के एनर्जी लेवल में। इसकी वजह से क्या होता है, so the lanthanum has electronic configuration 6s2 and 5d1 and not seen as 6s2 and 4f1। ठीक है, तो लैंथेनम जो है, जो सबसे पहला एलिमेंट है ये सीरीज का, ओके, दैट इज लैंथेनम। तो एक्चुअली ये लैंथेनम हो जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, तो एक्चुअली इस लैंथेनम को काउंट किया जाता है एज डी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 6s2 and 5d1 एंड नॉट 6s2 and 4f1। तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, डी ऑर्बिटल में, इसलिए हम इसे कहेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट, और इसे हम एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं कहते। बट दिस इज द पैरेंट कंपाउंड ऑफ द लैंथेनाइड सीरीज, और इसलिए उसको लैंथेनाइड सीरीज में पहले लिखा जाता है। बट एक्चुअली ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में जाता है, ना कि एफ ऑर्बिटल में। और ये क्यों होता है, क्योंकि दोनों ऑर्बिटल में एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम है। नाउ gadolinium and lutetium have 5d1 electron to make f orbital half filled and full filled, which render the extra stability। actually f orbital का जो maximum capacity है वो है 14 इलेक्ट्रॉन्स का।
तो एफ ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिट हो सकते हैं? 14। अब गैलोडियम और लुटेनियम में क्या होता है, उन्हें अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7 और 14 मेंटेन करना है, ठीक है, 7 एंड 14 मेंटेन करना है। तो वो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7 और 14 क्यों मेंटेन करते हैं? क्योंकि कोई भी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड में ज़्यादा स्टेबल होता है। कोई भी ऑर्बिटल हो, डी ऑर्बिटल हो, एस ऑर्बिटल हो, पी ऑर्बिटल हो, वो हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड में ज़्यादा स्टेबल है, और इसलिए इन्हें अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन F7 एंड F14 मेंटेन करना है। और वो मेंटेन करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वो डी ऑर्बिटल में डाल देते हैं। जैसे गैडोलियम में यदि वो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ना डाले तो हो जाएगा 4f8, अनस्टेबल है। इसलिए उसने क्या किया है, अपना जो एथ वाला इलेक्ट्रॉन है वो निकाल के डी में डाल दिया, तो हो गया 4f7 हाईली स्टेबल। सेम थिंग लुथेनियम में, वो अपना 4f14 मेंटेन करने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन 5d में डाल देता है, और इससे इन्हें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स हैव वेरिएबल ऑक्यूपेंसी इन 4f0 to 14 ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनॉइड सीरीज में क्या होता है, आप जैसे ही सीरीज में नीचे की तरफ मूव करते रहोगे, आपके f ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता रहेगा। The number of electrons in 6s orbital remains constant in ground state, that is 6s2 ही होता है हमेशा, उसमें इलेक्ट्रॉन कभी भी कम ज़्यादा नहीं होता। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पाने के लिए भी वो s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा नहीं करते, बल्कि वो d ऑर्बिटल से करते हैं, ठीक है। इसलिए आप इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर f ब्लॉक एलिमेंट ऐसा लिख सकते हो। इन जनरल जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ f ब्लॉक एलिमेंट लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, n-2 f 0 2 to 14, ठीक है, n-2 f 0 2 to 14, फिर n-1 d 0 1 2, ठीक है। तो d ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर 1 होगा, या फिर 2 होगा, और ns2, तो क्योंकि ns2 ये ऑर्बिटल कांस्टेंट रहता है, उसमें हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट है, d में कभी 0 कभी 1 कभी 2, एज कम वो स्टेबिलिटी देना चाहता है f को, उस हिसाब से वो अपने इलेक्ट्रॉन डिसाइड करता है। और f में होता है 0 1 इलेक्ट्रॉन नहीं होता, फिर 2 से लेके 14 तक होता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप इधर देख सकते हो क्लियरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of this series. So it starts from lanthanum, cerium, palladium, neodymium, prothenium, samarium, europium, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए सीरीज को एक लाइन है जो मैं इन जनरल बता सकती हूँ, जैसे है, लाल चुनरिया पहन के निकली प्रिंसेस समर्था यूरोपियन के गाड़ी में, तभी दिया होलकर एक थाली आई लेकर, ठीक है। तो इस सेंटेंस से मैं ये सीरीज़ को याद रखती हूँ, तो आप भी ये सेंटेंस से सीरीज़ याद रख सकते हो। अभी इसका एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये है, बट द ऑब्जर्व्ड इज दिस। व्हाई दिस इज ऑब्जर्व्ड? क्योंकि उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पाना है, इसलिए वो अपने एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल के कहाँ पे डाल रहा है, डी ऑर्बिटल में, जिससे उसका 4f7 मेंटेन रहे और उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रिटेन रहे, और इसलिए ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व्ड है और ये एक्सपेक्टेड था। अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आपको s ऑर्बिटल में से सारों के s ऑर्बिटल में से ही इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्योंकि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हो। तो सबसे आउटर ऑर्बिटल 6s2 है, इसलिए आप सारे s ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके बाद बचेगा वो हो जाएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन तो s से निकलेंगे, और उसके बाद यदि d ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो d से निकलेगा, और यदि d ऑर्बिटल नहीं प्रेजेंट है तो डायरेक्ट आपको f से ही निकालना है, ठीक है। जैसे सीरियम में d ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो मैं d से निकालूंगी, तो 2 यहाँ से और एक d से, तो हो जाएगा 4f1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट आप बात करो यूरोपियम की, तो यूरोपियम में तो d ऑर्बिटल है ही नहीं, और मुझे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाना है, तो फिर मैं क्या करूँगी, 2 s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालूंगी और एक निकालूंगी मैं f से, तो ये हो जाएगा 4f6। तो जब भी आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाना है लैंथेनाइड में, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है s ऑर्बिटल से, और जो थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन निकालोगे आप डिसाइड करोगे यदि d ऑर्बिटल है तो d से, यदि d ऑर्बिटल है ही नहीं तो डायरेक्ट f से। तो इस तरह से आप सारों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ईजिली लिख सकते हो।
नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। तो ये सीरीज है जो उन्होंने दिया है आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए। सो दिस इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3। तो आप कोई भी एलिमेंट के लिए कंपेयर करो तो आप देखोगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 इज वेरी लेस देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3। तो जैसे ही आप मूव करोगे 1 2 3 से आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाता है। क्या होता है, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी लग रही है वो बहुत कम लग रही है, और जैसे आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दूसरी थिंग, सीरीज में ऊपर से लेकर नीचे तक आप जब मूव करोगे, दैट इज पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ मूव करोगे, तभी भी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की सीरीज को आप देख सकते हो। आप यदि ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि साइज रिड्यूस हो रहा है। करेक्ट, साइज क्या होता है, रिड्यूस होता है ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनम से लुथेनियम की तरफ क्या हो रहा है, साइज रिड्यूस हो रहा है। साइज रिड्यूस होने की वजह से क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है जो हम बाहर निकालने वाले हैं वो न्यूक्लियस के और करीब आते जा रहा है। साइज छोटा हो रहा है तो आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के और करीब आ रहा है, मतलब उस पर इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ रहा है, और वो न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को बहुत टाइटली होल्ड करके रख रहा है। उसके वजह से यदि हमको वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है उस इलेक्ट्रॉन को पूल करने के लिए, क्योंकि न्यूक्लियस ने उसे पकड़ के रखा है। बट लैंथेनम की बात करें तो लैंथेनम जो फर्स्ट एलिमेंट है सीरीज का, उसका साइज बड़ा है, और इसलिए उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन पे उसके न्यूक्लियस का इतना चार्ज नहीं पहुंच पा रहा, और इसलिए वो लास्ट इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टाइटली न्यूक्लियस को हेल्ड नहीं है, और कम एनर्जी देने पे भी वो बाहर आ रहा है। तो ये रीज़न है कि आपका आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ते जा रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ, क्योंकि साइज छोटा होते जा रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, और इसलिए आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ। तो जो लैंथेनाइड सीरीज है उसमें सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। सो +3 इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इन विच 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम S सबशेल एंड 1 फ्रॉम D और F सबशेल इज रिमूव्ड। तो लैंथेनाइड सीरीज में +3 सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो फिक्स S ऑर्बिटल से ही जा रहे हैं, दैट इज 6s2 से, और जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो F से जाएगा या फिर D से। D ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो D से, और D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर F से। The F electrons are strongly screened by inner electrons of 5s and 5p electrons, and therefore the F electrons are not involved in bonding. Actually जो 4f electrons होता है वो बहुत ज़्यादा screened होता है 5s and 5p इलेक्ट्रॉन से, मतलब प्रोटेक्टेड होता है, स्क्रीन मतलब प्रोटेक्टेड होना, और इसके वजह से वो बॉन्डिंग नहीं कर पाता है। ठीक है, क्योंकि बॉन्डिंग करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन आउटर में प्रेजेंट होना चाहिए, पर अभी क्या हो रहा है, ये 4f इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ प्रेजेंट है, ये बाहर है 5s एंड 5p। तो ये है अभी आपका 4f ऑर्बिटल, और ये 4f ऑर्बिटल अंदर की तरफ प्रेजेंट होने की वजह से वो बॉन्डिंग नहीं कर पाता है ज़्यादा। ठीक है, और इसलिए ये अंदर ही रहता है। बिसाइड दिस सम लैंथेनाइड्स इवन शो +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो ऑब्वियसली +3 है, बट इसके अलावा कुछ लैंथेनाइड स्टेबल +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं। क्यों, क्योंकि उनको स्टेबल F0 F7 एंड F14 कॉन्फ़िगरेशन बनाना होता है। और आपको पता है यदि कोई भी ऑर्बिटल एम्प्टी हो या फिर हाफ फिल्ड हो या फिर कंप्लीटली फिल्ड हो, वो हाईली स्टेबल होता है। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, कोई भी ऑर्बिटल यदि एम्प्टी हो या हाफ फिल्ड हो या कंप्लीटली फिल्ड हो तो हाईली स्टेबल है। और एफ ऑर्बिटल की बात करें तो एम्प्टी मतलब F0, हाफ फील्ड मतलब F7, और मैक्सिमम फील्ड मतलब F14। और ये कॉन्फ़िगरेशन हाईली स्टेबल है, और ये कॉन्फ़िगरेशन रिटेन करने के लिए बहुत सारे लैंथेनाइड्स हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं और +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं कि वो हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने आयंस में बना पाए। नेक्स्ट बात करेंगे कलर एंड स्पेक्ट्रा की।
So some trivalent ions, that is M3 plus, are colored in solid state as well as in solution. तो F block elements में बहुत सारे जो ions हैं M3 plus, that is in oxidation state 3 में, वो solid state में भी और solution के अंदर भी color दिखाते हैं. और ये color क्यों दिखा पाते हैं? FF transition की वजह से. So D block elements color दिखा पाते थे DD transition के वजह से, and F block elements color दिखा पाते हैं FF transition की वजह से. नाउ एफ ट्रांजिशन होते वक्त वो कोई तो एक एनर्जी एब्जॉर्व करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा से, दैट इज विजिबल रीजन से, और वो जो भी एनर्जी एब्जॉर्व करेंगे उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी, जो कॉरस्पॉन्डिंग कलर होगा वो हमें विजिबल रहता है. ठीक है, तो एफ ट्रांजिशन होते वक्त जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जंप करेगा वन एफ ऑर्बिटल से दूसरे एफ ऑर्बिटल में, एक वो कोई तो एनर्जी एब्जॉर्व करेगा विजिबल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा से, और उसके जो भी दूसरा कलर होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग में वो हमें नज़र आता है. अब एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये याद रखना है, द कलर ऑफ आयंस हैविंग NF electrons is about the same as those having 14 minus NF electrons. ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है लैंथेनाइड सीरीज में NF इलेक्ट्रॉन के साथ जो कलर आपको दिखेगा वही कलर आपको 14 माइनस NF इलेक्ट्रॉन में दिखेगा. और यहाँ पे N हो सकता है 1 से लेके 13 तक कोई भी नंबर. अब ये स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल है. सो प्रोमिथियम 3 प्लस, दैट इज PR3 प्लस, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4F2 और उसका ऑब्जर्व कलर है ग्रीन. अब F को 2 पकड़ा मतलब N क्या हो गया 2. सो 14 माइनस 2 इज 12. ठीक है, तो ये 12 वैल्यू याद रखो. अब TM3 प्लस, उसका F क्या है ऑलरेडी 12 और वो भी ग्रीन कलर दिखाता है क्योंकि उसका NF इलेक्ट्रॉन 12 है. तो ये स्टेटमेंट का ये मीनिंग है कि NF इलेक्ट्रॉन होने वाले जो लैंथेनाइड्स हैं उनका कलर वेरी सिमिलर होगा 14 माइनस NF इलेक्ट्रॉन से. ठीक है, तो जैसे PR3 प्लस का 14 माइनस NF है 12 और TM3 का NF है 12 और ये दोनों का 12 है, इसलिए कलर क्या है ग्रीन ग्रीन. सिमिलरली ND3 प्लस में 4F3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, और उसका कलर है पिंक. अब 14 माइनस 3 क्या होता है 11. अब वही ER3 प्लस में 4F क्या होता है 11, उसका भी कलर पिंक है और उसका NF इलेक्ट्रॉन क्या है 11. सो 11 11 दैट इज N 14 माइनस N इज 11 एंड NF इज ऑल्सो 11. दोनों 11 11 है तो दोनों का कलर क्या है पिंक पिंक. तो ये स्टेटमेंट याद रखना है, द कलर ऑफ आयन हैविंग NF इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी सेम टू दोज हैविंग 14 माइनस NF इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट बात करते हैं एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, दैट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की. तो एज वी मूव अलोंग द लैंथेनॉइड सीरीज देयर इज डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई. तो जैसे ही हम लैंथेनॉइड सीरीज में लैंथेनम से लुथेनियम की तरफ मूव करेंगे एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है. तो मैंने आपको पहले ही बताया. और ये डिक्रीज होने की वजह से उसे क्या कहते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि लैंथेनॉइड के अंदर एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई डिक्रीज हो रहा है इसलिए ये हो गया लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन. As we move from one element to another, the nuclear charge increases by 1 unit and the electron is added. तो क्या होता है लैंथेनम से लुथेनियम की तरफ मूव करते वक्त उसके आउटर इलेक्ट्रॉन में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाता है और उसका न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता रहता है. द न्यू इलेक्ट्रॉन एडेड आर टू सेम इनर 4F सबशेल. और न्यू इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड हो रहा है सेम 4F सबशेल में. और क्या हो रहा है न्यू इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से 4F सबशेल ज़्यादा डिफ्यूज़ होते जा रहा है, मतलब फैलते जा रहा है और उसकी वजह से ना उसका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो कम होते जा रहा है. शील्डिंग कम होने के वजह से जो न्यूक्लियस का चार्ज है उस इलेक्ट्रॉन तक ज़्यादा पहुंच पा रहा है और उसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो वो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ ज़्यादा पुल करेगा और ज़्यादा पुल करने के वजह से उस एटम का साइज डिक्रीज हो जाएगा. तो यही आप बात करो लैंथेनम
कि और लुथेनियम की, तो लैंथेनियम का साइज इतना बड़ा, लुथेनियम का इतना छोटा, क्योंकि उसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन में न्यूक्लियस का चार्ज उतना ज़्यादा नहीं जा पा रहा है, इसलिए ये साइज बड़ा ही है। बट इसमें क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज ज़्यादा है, उसकी वजह से वो न्यूक्लियस उस लास्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा पुल कर रहा है, और ज़्यादा पुल करने की वजह से वो साइज स्मॉल हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के और करीब आ रहा है। और इसके वजह से जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, और साइज डिक्रीज हो जाता है। इसलिए द होल ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन शेल कॉन्ट्रैक्ट्स एट ईच सक्सेसिव एलिमेंट, क्योंकि हर एक सक्सेसिव एलिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने वाला है, और उसके वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ने वाला है। Next is use your brain power. Do you think that lanthanoid complexes would show magnetism? The answer is yes. Lanthanoid complexes shows magnetism. इसलिए वो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखा पा रहे हैं, तो उनमें मैग्नेटिज्म है। नाउ कैन यू कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ लैंथेनॉइड कॉम्प्लेक्सेस यूजिंग सेम फॉर्मूला दैट यू हैव यूज फॉर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस? द आंसर इज नो। दोनों के लिए फॉर्मूला अलग अलग है, क्योंकि एक डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है और एक एफ ऑर्बिटल के। नेक्स्ट है कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ La3+ एंड कंपेयर द वैल्यू विद द 8.13 टेबल, इज इट द सेम और डिफरेंट? तो एक्चुअली La3+ इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, उन्होंने La3+ के लिए फाइंड आउट करने बोला है, और La3+ क्या है एक्चुअली? डी ब्लॉक एलिमेंट, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उसमें एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। और La3+ के लिए यदि आप अंडर रूट n+2 फार्मूला से कैलकुलेट करोगे तो उसका आंसर आएगा 0, और यहाँ पे भी आंसर गिवन है 0, और इसलिए मैच हो रहा है। बट फॉर द अदर एफ ब्लॉक एलिमेंट दैट इज फ्रॉम सीरियम टू लुथेनियम, इफ यू सी, यहाँ पे एक डिफरेंट फार्मूला अप्लाई करना है। आप यदि n+2 वाले फार्मूला, अंडर रूट n+2 वाले फार्मूला यूज़ करोगे तो आपको ये वैल्यूज़ नहीं मिलेगा मैग्नेटिक का। इसका फार्मूला बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसलिए फार्मूला मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रही हूँ, वो कंफ्यूज कर देगा आपको। सिर्फ आपको ये याद रखना है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए फार्मूले अलग अलग हैं, एंड लैंथेनम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट एंड नॉट एफ ब्लॉक एलिमेंट। Now we move towards the applications. So the lanthanoid compounds are present in every household. तो जो lanthanoids compound है वो actually हर घर में मिलता है, so it is present in every household. Now it is inside the color television tubes. तो आपको lanthanoids compound हर कलर टेलीविजन ट्यूब के अंदर भी मिल जाएगा। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर बॉम्बार्डेड ऑन सर्टेन mixed lanthanoid compounds, they emit visible light over a small wavelength range. तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली बॉम्बार्ड होते हैं कलर टेलीविजन ट्यूब के अंदर, जो कलर है, ब्लैक एंड वाइट टीवी में कलर नहीं आते थे, और कलर टेलीविजन में कलर क्यों आ पाते हैं? लैंथेनॉइड कंपाउंड की वजह से, क्योंकि उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स बॉम्बार्ड होते हैं एक मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स ऑफ लैंथेनॉइड कंपाउंड्स में, तो उसमें लैंथेनॉइड कंपाउंड्स के वेरियस प्रोपोर्शन को मिक्स करके रखा जाता है, और उस पर इलेक्ट्रॉन्स को बॉम्बार्ड किया जाता है, और बॉम्बार्ड करते ही वो एक कलर इमिट करते हैं विजिबल रीजन में ओवर अ स्मॉल वेवलेंथ रेंज, एंड देयरफॉर द इनसाइड सरफेस ऑफ टेलीविजन ट्यूब और कंप्यूटर मॉनिटर इज कोटेड विथ tiny patches of different 3 lanthanoid composition to give 3 colors that make the color image. तो एक्चुअली टीवी का जो स्क्रीन है या कंप्यूटर का जो स्क्रीन है उसको अंदर की तरफ से टाइनी पैचेस में, स्मॉल स्मॉल पैचेस में डिफरेंट 3 लैंथोनाइड कॉम्प्लेक्सेस के साथ, कॉम्पोजिशन के साथ कोट किया जाता है। वो कोट करने की वजह से क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन उसको बॉम्बार्ड करता है वो एक लाइट इमिट करता है स्मॉल वेवलेंथ में, जिससे कलर इमेज हमें कंप्यूटर स्क्रीन या टीवी पे दिखाई देता है। For example, mixed oxide of europium and erythium, that is EuY2O3, releases an intense red color when bombarded with the high energy electron. तो यूरोपियम और इरिट्रियम का जब भी आप कॉम्प्लेक्स को स्क्रीन पे डाल दोगे स्मॉल पैचेस पे और फिर उस पर इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्ड करोगे तो आपको इंटेंस रेड कलर का स्क्रीन दिखेगा।
The optoelectronics applications use lanthanoid ions as active ions in luminescent material. ठीक है, luminescent material में ये यूज होता है. The most notable application is the NDYAG laser. तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है. अब NDYAG का फुल फॉर्म क्या है? न्यूडियम डोप्ड इरिटियम एल्यूमिनियम ग्रेनाइट. ठीक है ना. इर्बियम डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर्स are significant devices in the optical fiber communication system. सो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कौन सा डिवाइस है? इरिबियम डोट फाइबर्स एम्पलीफायर. एंड नेक्स्ट इज लैंथोनाइड्स आर यूज्ड इन हाइब्रिड कार्स, सुपर कंडक्टर्स एंड परमानेंट मैग्नेट्स. तो लैंथोनाइड्स बहुत जगह यूज़ होता है डे टू डे लाइफ में भी, और हाइब्रिड कार में भी यूज़ होता है, सुपर कंडक्टर में भी, और परमानेंट मैग्नेट्स में भी. And you can see these are the various example of the colored nature of the lanthanide or lanthanoid complexes और elements. तो कुछ एलिमेंट्स को साइंटिस्ट ने एक्सट्रैक्ट किया है प्योर फॉर्म में, और उनके कलर ऐसे हैं. तो इतने ज़्यादा कलर्ड होते हैं लैंथेनाइड एलिमेंट्स. And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you have liked my video, please give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends. And before departing, mistakes are the part of the dues one pays for a full life. That's all for today. Thank you. Stay tuned.